हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ हरियाणा। सब्जेक्ट के अंदर नेचर ऑफ हरियाणा इकोनॉमी। इट मींस हम हरियाणा इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो हरियाणा की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है, उसके अंदर क्या क्या है, कब हमारा हरियाणा बना और मतलब ओवरऑल उसके अंदर किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, कितने जिले हैं, इन हर एक चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि हमें, जैसे हमारा नेम टॉपिक का नेम इंडिकेट कर रहा है, हरियाणा की अर्थव्यवस्था का स्वरूप, कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे हरियाणा के बारे में पढ़ना है कि हमारे हरियाणा का स्वरूप कैसा है। ठीक है, तो हम बात करें तो कहते हैं कि हरियाणा, आपको पता है पहले हरियाणा और पंजाब एक ही राज्य हुआ करते थे ना। अब हरियाणा एक अलग राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब अलग अलग हुए। कब? 1 नवंबर 1966 को। इसलिए एक पृथक राज्य के रूप में, एक अलग राज्य के रूप में हरियाणा का जो जन्म हुआ है 1 नवंबर 1966 को हुआ। ठीक है, अब हरियाणा का क्षेत्रफल पूरे भारतवर्ष का केवल 1.34% भौगोलिक क्षेत्र तथा देश की कुल जनसंख्या का 2.1% से भी कम अंश हरियाणा में है। इट मीन्स पूरे इंडिया का क्षेत्रफल का जो हिस्सा है वो हरियाणा का हिस्सा कितना है, उसमें 1.34% है। ठीक है, और पूरे देश में जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का मान लीजिएगा पूरे देश में जनसंख्या 100 है, 100 में से 2 के करीब बंदे हरियाणा में हैं। इसका मतलब क्या है कि हरियाणा की कुल जनसंख्या का, पूरे देश की कुल जनसंख्या का 2.1% से भी कम अंश हरियाणा में है। ठीक है, इट मीन्स टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का 2.1% से भी कम हिस्सा कहाँ रहता है? हरियाणा में। ठीक है, इसके बावजूद भी, इट मीन्स इतना छोटा सा हिस्सा होते हुए भी हरियाणा ने पिछले 5 दशक में, 5 दशक का मतलब एक दशक होता है 10 सालों का, तो 5 दशक कितने हो गए? पिछले 50 सालों में। ठीक है, बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? आपने देखा होगा कि ये बोला जाता है कि हरियाणा राज्य एक प्रगतिशील राज्य है। ठीक है, तो यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय के बारे में हम बात करें तो हरियाणा का, आवाज साफ नहीं आ रही? किसी का स्पीकर ऑन होगा, अपना स्पीकर बंद करो बेटा। यस, तो हम प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करें तो हरियाणा का गोवा तथा सिक्किम के बाद तीसरा स्थान है। इट मीन्स सबसे पहले नंबर पे गोवा आता है, दूसरे नंबर पे आता है सिक्किम और तीसरे नंबर पे आता है हरियाणा। इट मीन्स पूरे देश में जो प्रति व्यक्ति आय है उनमें सबसे ज्यादा जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे पहले नंबर पे है गोवा में, दूसरे नंबर पे है सिक्किम में और तीसरे स्थान पर है कहाँ? हरियाणा के अंदर। ठीक है, ये भारत का पहला राज्य है जहाँ सभी गांवों में, इट मीन्स हर एक गांव में पेयजल, इट मीन्स पीने के पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, पक्की सड़कों की सुविधा है। ठीक है, हरियाणा में पंजाब को संयुक्त रूप से देश का अनाज भंडार कहा जाता है। इट मीन्स अनाज का भंडार के बारे में बात करें तो वो किसकी आती है सबसे पहले नंबर पे? हरियाणा और पंजाब की बारी। ठीक है, गेहूं के उत्पादन में हरियाणा का देश में दूसरा स्थान है। इट मीन्स गेहूं का उत्पादन पूरे देश में सबसे पहले मतलब गेहूं के उत्पादन में हरियाणा का देश में दूसरा स्थान तथा चावल के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। हमें स्पेसिफिकली बात करनी है हरियाणा के बारे में, इसलिए ये हर एक चीज के बारे में बता रहा है कि प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा तीसरे नंबर पर है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा को अनाज का भंडार कहा जाता है।
और गेहूं की प्रोडक्शन में हरियाणा का दूसरे नंबर पर स्थान है। चावल के प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पर स्थान है। ठीक है, बासमती चावल है जो उनका निर्यात इट मीन्स एक्सपोर्ट करने में दूसरे देशों में जब हम चावल भेजते हैं तो उनमें हरियाणा का पहला स्थान है। इट मीन्स हरियाणा बासमती चावल के एक्सपोर्ट का पहला देश में पहला राज्य है जो सबसे ज्यादा बासमती राइस क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, उद्योगों के विकास में हरियाणा बहुत अग्रणी है। बात आती है कि कौन कौन से उद्योग, जैसे क्रेन उद्योग, क्रेन पता है ना आप लोगों को, तो ये जो हमारे गड्ढा खोदने के काम आती है या लिफ्टिंग के काम आती है इस टाइप से, तो क्रेन का उद्योग है, या सवारी कार हैं, कारें, ट्रैक्टर, वैज्ञानिक उपकरण, सैनिटरी के सामान, मोटरसाइकिल, दो पहिया साइकिल, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, फूड प्रोसेसर और एक्सकेवेटर्स, जूते आदि के उत्पादन में भारत में हरियाणा का स्थान सबसे सर्वोच्च स्थान है। ठीक है, गुड़गांव है जो सूचना तकनीकी से संबंधित सेवाओं, सूचना तकनीकी होती है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिससे जैसे ये फोन है तो ये क्या है, कम्युनिकेशन का मीडिया है ना, तो इनसे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं उनमें गुड़गांव का तथा बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग के केंद्र के रूप में उभर कर आया। इट मीन्स गुड़गांव का स्थान भी अब हमारे सूचना तकनीकी के रूप में सेवाएं प्रदान करने में तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब है कि बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनके रूप में एक केंद्र के रूप में उभर कर आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आगे भी पढ़ेंगे वैसे। और उद्योगों के तीव्र विकास के लिए कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे व दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तथा अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। ये मैं आगे बताऊंगी पॉइंट्स आके। ठीक है, अब कहता है हरियाणा के उत्तर में पंजाब है और पंजाब और हिमाचल है। अगर मीन्स उसकी स्थिति के बारे में बात करें हरियाणा में, आपने मैप देखा होगा, मैप में जो जहां पर हरियाणा है उसके ऊपर, ऊपर मीन्स उत्तर की साइड में पंजाब और हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम व दक्षिण में इट मीन्स पश्चिम साइड में क्या है, राजस्थान है। हरियाणा की पूर्वी सीमा पर यमुना नदी पड़ती है। इट मीन्स पूर्व की साइड में क्या है, यमुना नदी बहकर जाती है। अगर आप लोगों ने सामाजिक विज्ञान जब पढ़ा था वहां पे मैप पढ़ा हो तो, ठीक है, जो इसे उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश से अलग करती है। इट मीन्स हरियाणा और उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के बीच में यमुना नदी बहती है। ठीक है, जिसकी वजह से उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश दोनों हरियाणा से अलग हो जाते हैं। फिर अगर हम राजधानी के बारे में बात करें तो दिल्ली कहाँ है, हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हरियाणा के साथ ही पड़ती है, बिल्कुल छोटा सा जगह है जो है ना, तो वो किस चीज, वो क्या है, दिल्ली है। हरियाणा राज्य दिल्ली को उत्तर पश्चिम और दक्षिण तरफ से छूता है, क्योंकि आपने हरियाणा का मैप माइंड में पिक्चर भी बन रही होगी और वहां पे छोटा सा बिल्कुल जो एरिया है वो दिल्ली का है। और वो हरियाणा राज्य दिल्ली को तीन साइड से टच करता है। कौन कौन से साइड से, उत्तर साइड से, पश्चिम साइड से और दक्षिण साइड से। ठीक है, हरियाणा राज्य का आधे से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। इट मीन्स हरियाणा राज्य का ज्यादातर एरिया नेशनल कैपिटल रीजन जिसको हम एनसीआर बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर आता है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है जबकि हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है। ठीक है, ये प्रशासनिक जिले 22, उप डिवीजन 71, तहसील 93 और 154 कस्बे और 6841 गांव हैं। ये जो है इस डाटा के अंदर चेंज होता रहता है क्योंकि नए नए जिले बनते रहते हैं, डिविजन्स बनेंगी, तहसील बनेगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो डाटा है प्रशासनिक जिले हैं इसमें थोड़ा चेंज मिल सकता है आपको, ये चेंज मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, हरियाणा की जनसंख्या कितनी है, अब आज का जो हम हमेशा और हमेशा जब सेंसस देखते हैं ना, सेंसस हमेशा हमारा 10 सालों में होता है, पिछली बार हुआ था, अब 2021 के अंदर हमारा सेंसस होना था। ठीक है, तो 2011 में डाटा जो हमारा सेंसस के अकॉर्डिंग दिखाए जाते हैं।
हरियाणा की जनसंख्या कितनी है पिछले दशक के दौरान? 2.54 करोड़, इट मीन्स 2,54,00,000 है हरियाणा की जनसंख्या। यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ के लोगों का मुख्य काम क्या है? कृषि करना, और ज़्यादातर लोग है जनसंख्या के ज़्यादातर लोग कृषि के कामों में लगे हुए रहते हैं। हरियाणा में अधोसंरचना सुविधाएं बहुत विकसित हैं। अब वर्ड आता है अधोसंरचना सुविधाएं, इसमें कौन सी आते हैं? ये आते हैं सड़कें, रेलवे, पुल, नदी बनाना, ठीक है। तो इस टाइप से ये सारी सुविधाएं कौन सी होती हैं? अधोसंरचना सुविधाएं। तो हरियाणा के अंदर अधोसंरचना सुविधाएं बहुत विकसित हैं, जैसे कि सड़कें बहुत विकसित हैं, रेलवे नेटवर्क सुदृढ़ हैं। ये, और वैसे देखें तो हमारा ये सब कुछ डाटा के अंदर है। अगर हम बात देखें तो हरियाणा के गाँव की तरफ जाने वाली सड़कें बहुत ही दुरुस्त, बहुत ही खस्ता हालत में होती हैं, है ना। कोई कोई गांव होता है जहाँ की सड़कें अच्छी होंगी, अदरवाइज तो ऑलमोस्ट खराब ही मिलती हैं। यहाँ सुविकसित औद्योगिक इकाइयाँ हैं, इनमें जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो पूरी तरह से डेवलप्ड हैं। अच्छी बैंकिंग फैसिलिटी हैं, अच्छी नेटवर्क कम्युनिकेशन नेटवर्क फैसिलिटी हैं, जो टेक्नोलॉजिकल शैक्षणिक सुविधाएं हैं, संस्थाएं हैं, हायर लेवल की संस्थाएं हैं। इस टाइप से ये पूरा जो डाटा है वो हरियाणा के बारे में दर्शाता है। अब ये हमारी जो टेबल दे रखी है, जो हमने ऊपर पढ़ा उसी को दिखा रहा है। देखो दिखा रखा है कि हरियाणा एट ग्लैंस। एरिया कितना है हरियाणा का? 2012-13 में हमने मेजर किया था तो उस टाइम पे 44,212 स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का, पूरे इंडिया के क्षेत्र का 1.34% है। जबकि इंडिया का टोटल कितना है? 32,87,000 दे रखे ना, 332.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो 32,87,000 में से हरियाणा का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कितना है? 44,212 है, ठीक है। पॉपुलेशन कितनी है? 2011 में जब सेंसस हुआ था उस टाइम पे हरियाणा की जो पॉपुलेशन थी 2.535, इट मीन्स इंडिया की पॉपुलेशन थी टोटल और कितनी? 121.01, ठीक है, करोड़ दे रखा है इन्होंने ये। उसमें से हरियाणा की जो पॉपुलेशन है वो 2.5 करोड़ के बराबर है। उसके बाद डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। डिकेडल पॉपुलेशन, डिकेड में, डिकेड का मतलब होता है दशक, कि एक दशक में पॉपुलेशन में कितनी ग्रोथ हुई। 2001 से 2011, इट मीन्स इन 10 सालों में हरियाणा की पॉपुलेशन तो 19.90% बढ़ी, जबकि इंडिया की ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो कितनी बढ़ी? 17.64%, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। ये 2011 की जो हमारी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बताता है कि एक स्क्वायर किलोमीटर में हरियाणा में कितने लोग रहते हैं? 573। और जबकि ओवरऑल इंडिया की बात करें तो एक स्क्वायर किलोमीटर में 382, क्योंकि वहाँ तो एवरेज निकालना होता है ना हमें, क्योंकि किसी स्टेट का जो एरिया है वो बहुत कम है, किसी स्टेट का एरिया ज़्यादा है, तो उसके बेस पे फिर हम एवरेज वैल्यू दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे सेक्स रेशो दिखा रखे हैं कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हरियाणा के जो सेक्स रेशो है, इट मीन्स 1,000 लड़कियां हैं तो उसमें से 879, 1,000 लड़कों में 879 तो 800 मतलब 879 लड़कियां हैं, बाकी 1,000 लड़के हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो 1,000 लड़कों पे 943 लड़कियां हैं, ठीक है। लिटरेसी रेट होता है बेटा जी शिक्षा, ठीक है, कितना शिक्षित समाज है, शिक्षा की क्या दर है। हरियाणा की बात करें 2011 में तो 100 में से 76.6% है ये, ठीक है। तो एक तरह से इतने परसेंट पॉपुलेशन है जो वो लिटरेट है, और जबकि पूरी इंडिया की बात करें तो उसमें 74.04 है। बर्थ रेट है 21.2, और 100 में से मतलब इतने हर साल इतने बढ़ते हैं, और यहाँ है 21 बढ़ते हैं इंडिया में। इस टाइप से ये ओवरऑल डाटा हमें दे रखा है, ठीक है। अब जो हमने टेबल में पढ़ा है इसमें आप लोगों ने ये देखना है कि सबसे ज़्यादा क्या क्या मेन होता है, एरिया होगा, पॉपुलेशन होगा, ठीक है।
एक एक पॉइंट को यूं देख लेना है कि किस में कौन सा पॉइंट हमें मेन बताना है। सारी बातें ना बता करके आप 2-4 बातें याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी टेबल को यहाँ पे इन्होंने आगे एक्सप्लेन कर दिया। क्या क्या कह रखा है, तालिका 1 से स्पष्ट है कि आर्थिक विकास की दृष्टि से हरियाणा भारत की तुलना में आगे है। देखो ऑलमोस्ट जगह हम देख रहे हैं कि पूरे इंडिया की जगह बजाय हमारे हरियाणा में ज़्यादा है। जैसे हमारा तीसरे नंबर पे है डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ ओवरऑल इंडिया की कितनी है, 17.64 है, जबकि हरियाणा की कितनी है, 19 है, 19.90, एक तरह से 20 के करीब है। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, लिटरेसी रेट की, लिटरेसी रेट ओवरऑल इंडिया से भी ज़्यादा है हरियाणा के अंदर। तो जो इंडिया के साथ कंपेयर करने में जो ज़्यादा है ना, आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, समझ आई बात। तो देखो ये क्या रखा है कि यहाँ चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय भारत की औसतन प्रति व्यक्ति आय से काफी अधिक है। जैसे पर कैपिटा इनकम 11 नंबर पे दे रखा है, जो उसमें क्या है, इंडिया की पूरे ओवरऑल इंडिया की करंट प्राइस पे है 94,178, जबकि हरियाणा की कितनी है, 1,62,034, ये इतनी है ना। तो क्या है, भारत की बजाय हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय के बारे में बता दिया। ठीक है, लिंग अनुपात इट मीन्स सेक्स रेशो भारत के औसत लिंग अनुपात से भी बहुत है। ठीक है, उसके बाद 10 की जनसंख्या वृद्धि दर भी भारत की औसतन दर से बहुत अधिक है। मतलब कहना क्या आता है, इसमें कुछ कुछ चीजें याद कर लो। ठीक है, और उस टेबल के अकॉर्डिंग उसमें शो कर दो। नेक्स्ट आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि शिशु मृत्यु दर, जैसे बच्चे पैदा होते ही जो मर जाते हैं, ठीक है, तो या कुछ टाइम बाद मर जाते हैं, तो उनको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर, IMR। ठीक है, वो भी भारत की औसतन दर से अधिक है। मतलब हरियाणा के अंदर भारत की तुलना में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हरियाणा में IMR 36 है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में ये बहुत ही कम है। केरल में ये 12 है। इस कहने का मतलब है अगर 100 बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से हरियाणा के अंदर 36 बच्चे मर जाते हैं, जबकि केरल में अगर 100 बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से सिर्फ 12 बच्चों की डेथ होती है, अदरवाइज वो सारे बाकी बच्चे जीवित रहते हैं। तो इस टाइप से हमने टेबल को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आता है फिर हमारा ग्रोथ ऑफ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन हरियाणा। हरियाणा के अंदर राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि। राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि कैसे, कि हमने ये देखना है कि हमारे हरियाणा के अंदर, देखो आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा, नेशनल प्रोडक्ट और एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़े थे। हेलो, पढ़े थे, नहीं पढ़े, पढ़े थे। हेलो, क्या कहता हूँ, देखो मैं बताती हूँ। स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कि हमारे स्टेट के अंदर अंदर मीन्स हरियाणा राज्य की सीमा के अंदर कितना वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, और तो हम उसको बोलेंगे स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हम उनको बेच करके इनकम प्राप्त करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या बोले जाएगी, स्टेट डोमेस्टिक इनकम बोली जाएगी। ठीक है, तो कहता है किसी भी राज्य में आर्थिक विकास के स्तर को समझने के लिए उस राज्य के घरेलू उत्पाद व प्रति व्यक्ति आय में प्रवृत्तियों का अध्ययन करना पड़ेगा। कि किसी भी स्टेट के बारे में अगर हमने जानना है तो उस स्टेट की कितनी प्रोडक्शन हो रही है और उसकी प्रति व्यक्ति आय मीन्स पर कैपिटा इनकम कितनी है, ये बातें हमें देखनी पड़ेंगी। अब करंट ईयर के अंदर बात आती है कि हमें कैसे निकालना है, कि तो हमें देखना पड़ेगा कि करंट ईयर के अंदर हम हमारे स्टेट के टेरिटरी के अंदर इट मीन स्टेट है जो उसकी सीमा के अंदर,
ठीक है, कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, गुना में कर देंगे कि उनका करंट प्राइस क्या है मार्केट में। ठीक है, तो कहता है चालू वर्ष के उत्पादन को चालू वर्ष की कीमतों से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, कि हमने इस साल में कितनी वस्तुओं का प्रोडक्शन किया और उनका उस आज के टाइम पे कितना प्राइस है, उन दोनों को गुणा कर देंगे तो एक्चुअल में पता चल जाएगा कि हमारी इनकम कितनी है। ठीक है, इनकम एट करंट प्राइसेस। ठीक है, दूसरी साइड अगर हम बात करें कि उत्पादन को आधार माने, ठीक है, तो चालू वर्ष के उत्पादन को आधार वर्ष की कीमतों से गुणा करके हम स्थिर कीमतों पर आय निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल दे रखा होगा, जैसे मान लीजिएगा हम ये देखते हैं स्थिर कीमतों पर। स्थिर का मतलब क्या होता है, इफ प्राइसेस आर कांस्टेंट, हम ये कहते हैं कि अगर प्राइस हमारे सेम रहते हैं, ठीक है, तो राज्य के अंदर जितनी वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है उसको मेजर करने के लिए हम किसी वर्ष को आधार वर्ष मानेंगे। कि हमने उस मान लीजिएगा हमने आधार वर्ष का मतलब होता है जिस भी साल के साथ हम कंपेयर करना चाहते हैं। मान लीजिएगा आज 2020-21 है, 2021 चल रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि हम 2015 और 16 के साथ कंपेयर करें कि इन 4 या 5 सालों में कितनी वस्तुओं का क्या हुआ, प्राइस कितने इंक्रीज या डिक्रीज हुए। तो हमने 2015 और 16 जो वर्ष माना वो कौन सा होगा, आधार वर्ष होगा। ठीक है, तो चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए चालू कीमतों पर निकाली गई कुल आय को कुल जनसंख्या से विभाजित कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें प्रति व्यक्ति आय निकालनी है तो हमें देखना पड़ेगा कि करंट प्राइसेस पे कितनी वस्तुओं की मतलब कितना प्रोडक्शन हुआ है डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या कितनी है, तो इससे हमारे क्या आ जाएगी, प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। ठीक है, फिर स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए वही स्थिर कीमतों पर निकाली गई राज्य की कुल आय डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या। ठीक है ना, क्योंकि हमें एक व्यक्ति की निकालनी है तो कुल जनसंख्या से डिवाइड करना पड़ेगा। पहले तो हम देखिए कि टोटल ओवरऑल कितनी इनकम है, चाहे वो स्थिर कीमतों पर है चाहे वो चालू कीमतों पर है। इनकम टोटल इनकम निकालेंगे डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो हमारी प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। ठीक है, तो राज्य की आय को स्थिर कीमतों पर निकालने से राज्य की आय पर कीमत वृद्धि के पड़ने वाले प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। मतलब कहने का क्या है कि अगर हम स्टेट की इनकम को स्थिर कीमतों पर निकालने से राज्य की आय पर कीमत वृद्धि के पड़ने वाले, इट मीन्स अगर राज्य की जो इनकम है उसको हम कांस्टेंट वैल्यूज पर या कांस्टेंट प्राइसेस पर निकालते हैं तो इससे जो हमारे प्राइस इंक्रीमेंट पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उस मीन्स उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम किसी भी एक बेस ईयर को क्या मान रहे हैं, बेस ईयर मान रहे हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय की गणना करके राज्य की आय में से जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव से बचा जा सकता है। इट मीन्स हम प्रति व्यक्ति आय की गणना कर लेंगे, फिर उससे क्या होगा, राज्य की आय में से जनसंख्या जो हमारे स्टेट की जो इनकम है उसमें जनसंख्या वृद्धि का जो प्रभाव है उनसे हम बच सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमें टेबल दे रखी है, हरियाणा में राज्य घरेलू उत्पाद व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। लर्न करने का तरीका क्या होगा, आप एक तो बेस मान लेंगे, जैसे 1966 और 67 का ले लेंगे डाटा, और एक 2015 और 16 का डाटा ले लेंगे। फिर 1966-67 में हमारी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितनी थी, 540 थी, और आज 2015 और 16 में अगर हम देख रहे हैं तो कितनी प्रोडक्शन है, ये है 4,38,140। समझ आई बात। ऐसे ही नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में देखें तो ये 1966-67 में 304 थी और आज बढ़ करके कितनी हो गई है, 3,60,202 हो गई है। ठीक है, ऐसे ही प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करें तो 1966-67 में 343 थी जो आज बढ़ करके हमारी कितनी हो गई है, 1,33,591 हो गई है। ठीक है, तो ये जो बातें हमने देखी हैं वही हमने यहाँ नीचे एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, कि हरियाणा में राज्य कीमतों चालू कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, स्थिर कीमतों पर
शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय तथा स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय सभी में वृद्धि हो रही है। देखो पहले में 540 थी, फिर 271 152 हो गई, फिर 395 800 हो गई, फिर 438 140 हो गई। ठीक है, ऐसे ही नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज होती जा रही है कंटिन्यू। प्रति व्यक्ति आय है करंट प्राइसेस पे वो भी हर साल बढ़ती जा रही है। प्रति व्यक्ति आय है कांस्टेंट प्राइसेस पे तो ये भी हमारी हर साल बढ़ती जा रही है। ठीक है, समझ आ गई बात? तो फिर आप यूँ दिखा दो 66-67 में कितनी थी और आज 2015-16 का डाटा के अकॉर्डिंग ये हमारी कितनी है। तो इस टाइप से हम इसकी कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट आता है विभिन्न राज्यों की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014-15। इट मीन्स 14-15 को के करंट प्राइसेस पे हमने इनको निकालना है। तो सबसे पहले हमने अभी पढ़ा था कि प्रति व्यक्ति आय में गोवा है सबसे पहले स्थान पर है, उसके बाद सिक्किम है और हरियाणा का तीसरे नंबर पर स्थान आता है। ठीक है ना? गोवा की कितनी है? 2,42,745 है। ये डाटा 2015, 14 और 15 का शो कर रहा है। आज का करंट डाटा में चेंज हो चुका होगा। ठीक है, ऐसी हरियाणा की 1,48,485 थी। ठीक है, ये तो दे रखा है इन्होंने हाई इनकम स्टेट। देखो लिखा हुआ है ना टेबल में, ऊपर गोवा से ऊपर जो लिखा हुआ है स्टेट, नीचे लिखा हुआ है हाई इनकम स्टेट और पर कैपिटा इनकम। दूसरी साइड है स्टेट लोएस्ट इनकम स्टेट्स। ठीक है, जिनकी इनकम बिल्कुल कम है। तो यहाँ बिहार की इनकम सबसे कम है और उसके बाद दूसरा उससे थोड़ी सी ऊपर किसकी है? उत्तर प्रदेश की, फिर आसाम, फिर मध्य प्रदेश, फिर झारखंड और उड़ीसा। इस टाइप से इनकी प्रति व्यक्ति आय है। नेक्स्ट है ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर, कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें किस प्रकार से ग्रोथ हो रही है। ये हम टेबल के थ्रू आसानी से समझ जाएंगे। देखो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन मीन्स खाने के अनाज का प्रोडक्शन 1966-67 में लाख टन है, 25,92,000 टन था। जबकि 2004 और 5 में कितना हो गया? 130.57, इट मीन 130,57,000। फिर ऐसे 14-15 में हो गया 155.88, 15-16 में हो गया 163.33। तो आपने डाटा बताना 1966 में क्या था और 1915-16 में कितना हो गया है बढ़कर। ठीक है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। वीट की प्रोडक्शन, वीट मीन्स गेहूं की प्रोडक्शन कितनी है? ऊपर तो सबसे पहले ऊपर प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, इट मीन्स सभी ओवरऑल सभी फूड ग्रेन की प्रोडक्शन बता दी। अब यहाँ अलग अलग बता रहा है कि वीट की प्रोडक्शन कितनी है, राइस की कितनी है, शुगर कैन की कितनी है, कॉटन की कितनी है, ऑयल सीड्स की कितनी प्रोडक्शन है। ठीक है, तो आप बता देंगे 1966-67 में इतनी थी और 15-16 में ये बढ़ करके इतनी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रोथ इन इंडस्ट्री स्टेट सेक्टर। जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है इट में जो उद्योग हैं, उद्योगों में जो हमारा औद्योगिक सेक्टर है क्षेत्र है उसका किस प्रकार से विकास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि नंबर ऑफ रजिस्टर्ड माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कि माइक्रो और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो उनके अंदर जो रजिस्टर्ड हैं वो कितने थे इंडस्ट्रीज? 1966-67 में 4,519 थी और 2015 और 16 में बढ़ करके जो इंडस्ट्रीज 95,373 में जो कारखाने वगैरह छोटे छोटे कारखाने थे वो 1966-67 में अगर 4,519 के करीब थे सिर्फ, और 1915-16 का डाटा ये कहते हैं कि ये बढ़ करके 95,000 में से 1 लाख के करीब होने वाले हैं। ठीक है, और लार्ज और मीडियम यूनिट्स कितनी थी पहले? 162 थी सिर्फ, और 15-16 में ये जो बढ़ करके 2,000 के करीब होने वाली है। इट मीन्स 1986। एक्सपोर्ट, हम दूसरे देशों में अपना जो वीट है या जो अपना सामान वगैरह है जो हमने प्रोडक्शन किया है, ठीक है, उसको एक्सपोर्ट करते थे हम सिर्फ और सिर्फ टोटल का 4.50%, और अब कितना होने लग गया है? 50% नहीं सॉरी, इन करोड़ में है। ठीक है, और आज के टाइम पे 81,220 के बराबर हो गया है। ठीक है, ऐसे ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर के बारे में बात करेंगे। इसमें भी हमारे पास टेबल है कि कौन से सेक्टर में हमारे पास टोटल जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। 3 सेक्टर होते हैं ना हमारे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड होता है
टेरिटरी, टर्सरी सेक्टर। ठीक है, जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो टोटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर होता है, और जब उसी माल को दोबारा से प्रोड्यूस किया जाता है किसी नई वस्तु में निर्माण करने के लिए, नई वस्तु का निर्माण करने के लिए, तो वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। और थर्ड सेक्टर होता है जो इंश्योरेंस है या फिर बैंकिंग फैसिलिटीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो हमारा सर्विस सेक्टर होता है। 2007-8 में हरियाणा और इंडिया इन दोनों का आपस में कंपेयर कर करके दे रखा है हर एक सेक्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है हरियाणा में सकल घरेलू उत्पाद व सेवा क्षेत्र की विकास दर भारत के औसतन विकास दर से काफी अधिक है। पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा में जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है भारत के औसतन औद्योगिक विकास की दर से अधिक रही है। कहने का मतलब है कि अगर हम पिछले कुछ वर्षों के बारे में बात करें तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर दूसरा नंबर वाला है ना, उसमें पहले कितनी थी, 6.4 थी हरियाणा की, और ओवरऑल इंडिया की कितनी है, 5.8 है। कहीं पर नेगेटिव भी है, ग्रोथ नहीं हो पाई एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्शन नेगेटिव भी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट होगा स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट इनकम, ओरिजिन एंड सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो एग्रीकल्चर जो इनकम ना, स्टेट इनकम है, वो तीन टाइप से डिपेंड करती है, तीन सेक्टर्स के ऊपर। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड होता है टर्शरी सेक्टर, या फिर हम इसको सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर टोटली टोटली डिपेंड होता है नेचर के ऊपर। ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके हम प्रोडक्शन करते हैं, जैसे जमीन है उस पर हम कृषि करते हैं, ये हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हैं। वन है, मछली पालन है, मईस, हम फिश का प्रोडक्शन करते हैं, खान है, ठीक है, और खदान संबंधी जितने भी क्रियाएं होती हैं वो हमारे प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती हैं। होता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में बेटा जी क्या होता है कि जो हमें प्राकृतिक प्राइमरी सेक्टर से जो प्रोडक्शन मिली है, उस प्रोडक्शन पर दोबारा से क्रिया करके नई वस्तु का निर्माण किया जाता है। जैसे हमें प्रोडक्शन मीन्स जैसे गन्ना लगा लेते हैं हम। ठीक है, गन्ना कहाँ से मिला, हमें जमीन में पैदा किया, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया, और फिर गन्ने से को हम ले आए फैक्ट्रीज में, और वहां पे हमने उसको गुड़ में कन्वर्ट कर दिया, चीनी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये कौन सा सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर। इट मीन्स इस क्षेत्र में उद्योग तथा निर्माण, इट मीन्स इंडस्ट्री लेवल पे प्रोडक्शन होती है, मैन्युफैक्चरिंग होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। बिजली है, बिजली किससे बनती है, पानी से, पानी हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है बिजली के अंदर। गैस में पानी की सप्लाई आदि संबंधी जितनी भी क्रियाएं होंगी वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगी। थर्ड होता है टर्सरी। टर्सरी में क्या होता है, ऑल टाइप की फैसिलिटीज दी जाती हैं, सर्विसेज दी जाती हैं, चाहे वो बैंकिंग फैसिलिटी है, चाहे वो कम्युनिकेशन फैसिलिटी है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, किसी भी टाइप की फैसिलिटी है। ठीक है, जैसे यातायात, संचार और व्यापार की, बैंक, बीमा और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, या विदेशी व्यापार, इस टाइप की कोई भी सर्विस होगी वो हमारा टर्शियरी सेक्टर के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब इनकी टेबल गिवन है नीचे। कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन स्टेट्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उनका हरियाणा के अंदर जो जितने भी डिफरेंट सेक्टर हैं उनका स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन में क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। देखो 1966-67 में प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो कंट्रीब्यूशन था वो ओवरऑल 56.6% था, परंतु आज आपको पता है कि धीरे धीरे जो कृषि से संबंधित जो क्षेत्र है वो कम होता जा रहा है, उसकी जगह किसने ले ली है, इंडस्ट्री ने। पहले ज्यादातर लोग जो प्राकृतिक चीजों के ऊपर या हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड होते थे, अब क्या हो गया, धीरे धीरे करके जो उपजाऊ जमीन होती थी उनकी जगह इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी गई है। तो इसलिए जो प्राइमरी सेक्टर है वो धीरे धीरे देखो कम होता जा रहा है। 1966 में 56.6 था, 2001 में जब दोबारा डाटा कैलकुलेशन हुआ, कलेक्शन हुआ, तो वो कम होकर के 28.1 हो गया, फिर और कम हो गया 10-11 में, इट मीन 10 सालों के बाद जब सेंसस हुआ या कैलकुलेशन हुई तो उस टाइम पे 19.4 हुआ, फिर 12-13 में कितना 15.6, इट मीन इस टाइप से कम होता जा रहा है प्राकृतिक रिसोर्सेज का यूज। ठीक है, वो उनकी जगह किसने ले लिया है, सेकेंडरी सेक्टर ने या फिर टर्सरी ने। सेकेंडरी सेक्टर देखो कंटिन्यू इंक्रीज होता जा रहा है।
पहले कितना था, 66-67 में सिर्फ 20.5% था, फिर 28 हुआ, 28.6, फिर 28.8 हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, बट अब 16-17 और अगर आज की बात करें 20-21 में तो ये और ज़्यादा नियर अबाउट 50% के करीब होने वाला है। टर्शियरी सेक्टर की बात करेंगे हम, तो टर्शियरी सेक्टर भी पहले 22 था, फिर कंटिन्यू इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। और आज 16 और 17 में ये जो डाटा है वो 51.7% के इक्वल हो गया है, ठीक है। ग्रोथ रेट क्या है डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स की हरियाणा के अंदर, ये तीनों अलग अलग करके दिखा दी इन्होंने कि एग्रीकल्चर और अलाइंड एक्टिविटीज के अंदर पहले कितनी थी ओवरऑल, ठीक है। फिर उसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर का अलग अलग करके दे दिया कि माइनिंग का क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये आपने जो जो डार्क वाले हैं ना, सिर्फ ये वाला डाटा देखना है, बीच वाला डाटा मत देखें आप, ठीक है। और सर्विस सेक्टर का भी यही, और टोटल जीडीपी इन फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ओवरऑल जो जीडीपी है वो कितनी है, 8.5 है हमारी किसमें 2007-8 में, और आज जो हमारे है 16-17 के अंदर जा करके ये रेट हो गई है 8.7% के करीब, क्योंकि पहले इंक्रीज हो गई, फिर डिक्रीज हो गई, फिर इंक्रीज हो गया और फिर डिक्रीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर हमारा रिलेटिव चेंजेस इन शेयर ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स इन हरियाणा इकोनॉमी। हरियाणा इकोनॉमी के अंदर की इनकम में डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे सेक्टर्स हैं इनका योगदान बताना है, इनमें से उनका कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये कंपेयर हम टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर बताना है कि उद्योग कृषि क्षेत्र में परिवर्तन कैसे हुआ, कि पहले क्या है हरियाणा में कृषि में काफी परिवर्तन हुए हैं। निर्वाह योग है, कृषि कृषि के स्थान पर व्यवसायिक कृषि का महत्व बढ़ गया है। इट मीन्स पहले हम सिर्फ अपना जीवन यापन करने के लिए कृषि करते थे, परंतु आज जो हम कृषि करते हैं वो बिजनेस को लेकर के करते हैं। किसान अब सिर्फ अपने उपभोग के लिए ना प्रोडक्शन करके बाजार में सेल करने के लिए अधिक से अधिक प्रोडक्शन करने लगा है, ठीक है। वो पहले खाद्य फसलों की का ही प्रोडक्शन करता था, परंतु आज वो व्यावसायिक फसलों का, जहां से उसको ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो सकता है, वो उसी टाइप का कृषि का ज्यादा महत्व देता है। ऐसे ही हमारा चेंजेस इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसमें क्या से हुआ है, हरियाणा राज्य के गठन के बाद यहाँ विभिन्न उद्योग विकसित हुए हैं, क्रेन, सवारी कार, मोटरसाइकिल, इस टाइप से मतलब ऑल इंडस्ट्रीज हैं वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई हैं। पानीपत है, पानीपत को कंबल मार्केट में बोला जाता है, दरिया, पचरंगाचार, ये सारी चीज़ें हैं फेम, इन सब के लिए पानीपत है बहुत ज़्यादा फेमस है। अब सर्विस सेक्टर के बारे में बात करें तो हर एक टाइप की सर्विस के अंदर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं काफ़ी मात्रा में, पहले बैंक बहुत कम मात्रा में होते थे, लोगों को बैंकिंग सर्विसेज के बारे में पता नहीं था, बट आज क्या है बैंकिंग फैसिलिटीज़ हम घर बैठे भी ले रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं हम, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं हम, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट है, जैसे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इट मीन्स बहुत ज़्यादा चेंजेस टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी हुए हैं, ठीक है। अब ओवरऑल बताता है कि हरियाणा की करेक्ट जो इकोनॉमी है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहले वही कि कृषि प्रधान देश है, प्रति व्यक्ति आय में तीसरे स्थान पर है, ठीक है। फेवरेबल जोग्राफिकल लोकेशन है, इट मीन्स यहाँ पर उन वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है जो, देखो हरियाणा राज्य देश की राजधानी नई दिल्ली के बिल्कुल पास है, दिल्ली के साथ 3 तरफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पश्चिम, दक्षिण और कौन सी साइड से, उत्तर की साइड से। हरियाणा का आधे से भी अधिक भौगोलिक क्षेत्र एनसीआर में आता है। यह क्षेत्र राजधानी की सीमा वाले क्षेत्र में स्थित है। हरियाणा का जो गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, रेवाड़ी, पानीपत, रोहतक जैसे शहर हैं, ये इंडस्ट्रियल जो डिस्ट्रिक्ट्स बोले जाते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी गुड़गांव के पास ही है, ठीक है। इसलिए जो इसकी लोकेशन है वो जोग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत ही फेवरेबल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रामीण प्रधान अर्थव्यवस्था। हरियाणा की जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ज़्यादातर लोग गाँव में रहते हैं। टोटल पॉपुलेशन का, हरियाणा की जनसंख्या का लगभग 65.1% लोग गाँव में रहते हैं। इट मीन्स अगर पूरे हरियाणा में लोग 100 हैं तो उसमें से 65 लोग कहाँ रहते हैं, गाँव में। इट मीन्स 65.1% लोग हैं जो गाँव में रहते हैं।
स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, इट मीन्स हरियाणा के अंदर 4 नेशनल हाईवे हैं, NH1, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 8 एंड नेशनल हाईवे 10, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हरियाणा वो गुड़गांव के पास ही है और गुड़गांव हरियाणा का हिस्सा है। इस टाइप से नेक्स्ट होता है अनुकूलतम व्यावसायिक वातावरण की कंडेंसिव बिजनेस एनवायरनमेंट। हरियाणा सरकार इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन ई गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही है। जितनी भी ये सेवाएं हैं वो प्रदान करने के लिए, औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए ऑनलाइन माध्यम को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले क्या होता था कि हमें बैंक से पैसे निकलवाने पड़ते थे या जमा कराने पड़ते थे। आज सब कुछ क्या है, ऑनलाइन ही हम पैसे आपस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, हमें बैंक्स में नहीं जाना पड़ता ना। और क्या है कि एडमिशन्स वगैरह जैसे बहुत सारे सर्विसेज हैं वो क्या हो गए हैं, ऑनलाइन हो गई हैं। आधार कार्ड बनवाना है ऑनलाइन बनवाओ, आसपास के किसी सेंटर पे बनवाओ, निकलवाना है आसपास में सेंटर से निकलवा सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये है इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यवसाय करने में सरलता के आधार पर हरियाणा का देश में 6ठा स्थान है। निम्न लिंग अनुपात, हरियाणा का जो सेक्स रेशो है वो कितना है, 879 है। इट मीन्स हरियाणा में शिशु लिंग अनुपात, इट मीन्स 0 से 6 आयु तक के बच्चों का जो सेक्स रेशो है वो कितना है, 830 है। इट मीन्स 0 से 6 साल तक के बच्चों में 1000 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं, 830 हैं, ठीक है। हरियाणा में समाज का लड़कियों की ओर दृष्टिकोण अच्छा नहीं है। हमारा वो पहले तो बहुत खराब था, अब तो फिर भी स्थिति थोड़ी ठीक हो गई है, ठीक है, कि लड़कियों के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो ठीक नहीं पाया जाता, ठीक है। क्षेत्रीय असमानताएं हैं, ठीक है, क्या विभिन्न जिलों में क्षेत्रीय विकास नहीं हो पा रहा है। हरियाणा के कुछ जिले तो बहुत विकसित हैं, जैसे गुड़गांव जिसको आजकल गुरुग्राम बोलते हैं, फरीदाबाद, पंचकूला बहुत ज़्यादा विकसित हैं, वेल डेवलप्ड बोले जाते हैं। परंतु कुछ जिले हैं जैसे नूहू, महेंद्रगढ़, झज्जर ऐसे जिले, और जींद भी उनमें शामिल है। जींद का भी इतना कोई खास विकास नहीं है। पिछले सामाजिक रीति रिवाज बहुत पुराने हैं, ठीक है। यहाँ लोग जातिगत व्यवस्था पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, ठीक है। इस कारण विभिन्न जाति के लोगों के मध्य मतभेद किया जाता है, कास्टिज्म जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ लेबर में बाधा आती है, जिसकी वजह से हमारे जो मजदूर हैं काम नहीं कर पाते हैं। लोगों के अंदर रीति रिवाजों को अपनाने, मतलब इसके अलावा लोग सामाजिक रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए अपने खून पसीने की कमाई को खर्च कर देते हैं। कैसे, जैसे लड़कियों की शादी में ये बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा दहेज देंगे तो हमारी लड़की की इज्जत बहुत ज़्यादा होगी, परंतु ऐसा नहीं है। वो छोटे छोटे से हमारे सामाजिक रीति रिवाज, चाहे हमारे पास पैसे भी नहीं हैं फिर भी पेरेंट्स क्या करते हैं कि चाहे उनको ब्याज पर उठा करके पैसा शादी में लगाना पड़ो वो लगाते हैं। वो बेफालतू के रीति रिवाजों को अपनाने के लिए अपने पूरे महीने, पूरे खून पसीने की कमाई को ऐसे बहा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट का टॉपिक, आज हमारा टॉपिक सिर्फ यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक